प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 2 के पाठ जल वाटर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का पहला वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे जल के उपयोग। हम लोग किन किन कार्यों में जल का उपयोग करते हैं, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, साथ ही हम लोग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, अभी गर्मी का मौसम है। आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं या उनमें जल बहुत ही कम हो चुका है। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएगा? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अगर लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रहे, मतलब बहुत लंबे समय तक पानी की कमी रहे, तो क्या होगा? आप समाचार पत्रों और दूरदर्शन के समाचारों में समय समय पर विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं के समाचार देखते और पढ़ते हैं। इन्हें देखकर आपको क्या अनुभव होता है? बिल्कुल सही, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। अतः हमें पानी का बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पानी की महत्ता को बताने के लिए प्रति वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं। हम लोग जल का उपयोग नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, पानी को पीने में, पौधों में भी हम लोग जल डालते हैं, ब्रश करते हैं, हाथ धोकर साफ करते हैं और फर्श को साफ करते हैं, सामानों को पोंछते हैं, गाड़ियों को धोते हैं और यह लिस्ट बहुत ही लंबी हो सकती है। मतलब हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे कार्यों में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जल पशुओं के भी पीने के काम में आता है। पक्षियों के पीने के लिए भी जल आवश्यक है और हाथी जैसे अन्य जानवर तो जल में नहाने का कार्य भी करते हैं। उन्हें जल में नहाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आइए पता करते हैं कि हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कितने जल का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप 1, इधर बाएं में हमने क्रियाकलापों को लिखा है और दाएं हिस्से में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग इन क्रियाकलापों में कितने जल की मात्रा का उपयोग करते हैं। तो हम लोग पीने में दिन भर में 8 गिलास का उपयोग करते हैं, ब्रश करने में 1 गिलास, स्नान करने में 10 गिलास, बर्तन साफ करने में 5 गिलास, कपड़े धोने में 10 गिलास, शौचालय में 4 गिलास, फर्श साफ करने में 4 गिलास और अन्य कार्यों में लगभग 10 गिलास जल का उपयोग करते हैं। तो यदि हम इन सबको जोड़ें तो एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा होगी 52 गिलास, अर्थात 4 बाल्टी। तो यदि एक व्यक्ति एक दिन में 4 बाल्टी जल का उपयोग करता है और एक परिवार में 5 सदस्य हैं, तो प्रतिदिन एक परिवार में उपयोग होने वाले जल की मात्रा होगी 5 गुने 4 बाल्टी, अर्थात 20 बाल्टी। तो यदि एक परिवार एक दिन में लगभग 20 बाल्टी जल का उपयोग करता है, तो हम अपने गांव में या शहर में जल की कितनी खपत होगी इसकी मात्रा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि हम लोग
जल की बहुत अधिक खपत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला स्रोत है नदी, दूसरा झरना, तीसरा झील या तालाब, चौथा कुआं, पांचवा चापाकल। तो इनमें तालाब, कुएं, चापाकल आदि सभी भूमिगत जल के स्रोत हैं। हम इन सभी स्रोतों से लगातार जल निकालते रहते हैं। क्या ये खाली हो जाते हैं? यदि हाँ, तो इनमें पानी की आपूर्ति कैसे होती है? ये फिर से कैसे भर जाते हैं? बच्चों, आप लोगों ने वर्षा होते देखी है, तो वर्षा का जल कहाँ जाता है? आप लोगों को अपने बचपन की कविता याद है? काले मेघा पानी तो बरसा रे। वर्षा से ही इन कुओं, चापाकलों, तालाबों आदि में पानी भरता है। इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्षा के अभाव में नदी, नाले सब सूख जाते हैं। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है? लेकिन इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। एक ओर इस जल में लवण घुले होने के कारण यह जल नमकीन है, खारा है, और इसीलिए यह जल पीने, अन्य घरेलू कार्यों, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। दूसरी ओर नदी, तालाब आदि भी अपनी जलापूर्ति के लिए महासागरों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर भी इन स्रोतों का जल खारा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए, इसमें छोटे छोटे पत्थर डालिए। इसके बाद बालू की परत देकर मिट्टी तब तक डालिए जब तक यह जार आधा भर न जाए। अब इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाइए और पानी से पटाइए। अब इसके ढक्कन को कसकर बंद कर दीजिए। इस जार को कुछ दिन तक धूप में रखकर प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। यह क्रियाकलाप प्रकृति के एक छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है, और यह है जल चक्र। चलिए अब हम लोग जानते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल क्या होती है। बच्चों, समुद्रों, नदी, तालाबों आदि का जल सूर्य की गर्मी से वाष्पित होकर वायुमंडल में मिलता है। इसी तरह पौधों का अतिरिक्त जल भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्पित होकर वायुमंडल में मिल जाता है। ये जल वाष्प संघनित होकर बादल बनाते हैं। बादलों से वर्षा होती है और वर्षा के रूप में जल बह करके फिर से नदियों, तालाबों, झीलों आदि तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जल एक चक्र के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, और इसी को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की एक चक्रीय प्रक्रिया है। बच्चों, आप लोगों को यह याद रखना है कि जल चक्र में जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। बच्चों, आप लोग कपड़े धोते हैं, कपड़ों को धो करके अलगनी पर डालते हैं और कुछ घंटों के बाद कपड़े सूख जाते हैं, अर्थात उनका पानी वाष्पित हो जाता है। इसी तरह जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय खाने से जल भी वाष्पित होता है, भाप बनकर उड़ता है। क्या नमक भी इस पानी के साथ वाष्पित होता है? नहीं, जल वाष्पित हो जाता है और नमक शेष रह जाता है। तो इस अनुभव से हम यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नमक अर्थात लवण वाष्पित नहीं होता है। आप अपने दैनिक जीवन में भी जल वाष्पन की क्रिया से परिचित होंगे। आप लोगों ने सड़कों पर जमा हुआ जल देखा है
खेतों में जमे हुए जल को देखा है, या छतों या अन्य जमीनी क्षेत्रों में जमे हुए जल को देखा है, और कुछ समय के बाद यह जल सूख जाता है, अर्थात वाष्पित हो जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा कहाँ से मिलती है। चलिए इसके लिए भी हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। एक समान दो थाली लीजिए, एक थाली को धूप में और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखिए। दोनों थालियों में बराबर मात्रा में जल भरिए। प्रत्येक आधे घंटे में दोनों थालियों का अवलोकन कीजिए। किस थाली में जल के विलुप्त होने की मात्रा अधिक है? बिल्कुल ठीक, जो थाली धूप में रखी है। धूप में रखी थाली का पानी जल्दी घटने लगता है, जिसका कारण सूर्य की ऊर्जा है। छाया में रखी थाली का पानी भी विलुप्त होता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। चलिए अब हम लोग वाष्पन क्रिया, इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्पित होता रहता है। इस जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं और जल के वाष्पन की यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि सड़कों, खेतों, छतों, गड्ढों आदि में जो जल भरा रहता है वह धीरे धीरे कम होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि छाया में रखे जल को वाष्पन हेतु ऊष्मा कहाँ से मिलती है। दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है, जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। और यही कारण है कि छाया में रखा जल भी धीरे धीरे वाष्पित होता है और इसमें समय थोड़ा अधिक लगता है। बच्चों, आप लोग गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छाया में बैठे होंगे, वहां हमें शीतलता मिलती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे वहां गर्मी कम लगती है? क्या पेड़ पौधों से भी जल की क्षति होती है? हाँ बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। पौधों द्वारा भी जल की क्षति होती है और इसे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। वे जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं और शेष जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। तो बच्चों, इस भाग में आप लोगों ने देखा कि वायु में जल वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या वायु में यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह जल हमें पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाता है। और यह कैसे संभव है, इस पर हम लोग इस पाठ के दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।